खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी की भोपाल में मोर्चा प्रकोष्ठ की बैठक रखी गई थी और प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव की तैयारी पर इस बैठक में मंथन किया गया है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस बैठक में मौजूद थे। सीएम ने प्रकोष्ठ पदाधिकारियों को यहां संबोधित किया। वीडी शर्मा, शिव प्रकाश, हितानंद शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहे और सीएम ने अपना संबोधन यहां पर दिया है। सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी जो हैं उनको बैठक में बुलाया गया था और मोर्चा प्रकोष्ठ की यह बैठक है जो कि चली है। बैठक में सभी मोर्चों को आगामी लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए, वोट प्रतिशत बढ़े, इसके लिए हमको सब लोगों को लक्ष्य दिया गया है। महिला मोर्चा मंडल स्तर के स्वसहायता समूह सम्मेलन करेगा, नव युवती सम्मेलन करेगा, 1 करोड़ सेल्फी विद महिला लाभार्थी के माध्यम से हर लाभार्थी बहन से संवाद और संपर्क करेगा। किसानों से संबंधित अनेकों योजनाएं जो गांव तक जा रही हैं, उनमें हम लाभार्थी किसानों को भी एकत्रित करके उनके स्टेटमेंट लेते हुए और उनमें जागृति का काम करेंगे और केंद्र और राज्य की नीतियों को नीचे ले जाकर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। एक महासंपर्क अभियान हमारा चलेगा। प्रशांत कटारे भोपाल से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और इस बैठक में क्या कुछ रहा ये जानते हैं। प्रशांत, ये अहम बैठक यहां पर ये रखी गई, कल भी बैठक हुई थी, आज भी बैठक हुई। टारगेट तो वो जो हमने पहले भी बात की कि 29 की 29 सीटें जीतना टारगेट है। पिछली बार 28 सीटें जीती थी, वोट शेयर भी अच्छा खासा था। इस बार क्या कुछ अलग नजर आ रहा है संगठन और सरकार दोनों के स्तर पर, और क्या कुछ बीजेपी करने वाली है? हुए पदाधिकारियों की बैठक हुई और दूसरी जो अभी ये बैठक जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, दरअसल मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक थी। और चूंकि ओबीसी मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, SC/ST मोर्चा, ये तमाम मोर्चा बहुत महत्वपूर्ण बॉडी हैं बीजेपी की। इनके जरिए अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश करती है बीजेपी। न केवल साधती है बल्कि इनके जरिए वोट भी बढ़ाती है इन वर्गों में। और उसी लिहाज से 2024 को कैसे जीतना है, कैसे 29 सीटों पर मजबूत होना है, हमें उस मद्देनजर निर्देशित किया गया है। कैसे केंद्र की योजनाएं आम जनता तक पहुंचाई जाए, उनकी बात हो और उन पर वो योजना लोगों को उन योजना की जानकारी मिले। इस मद्देनजर ये कहें हम तो गलत नहीं होगा कि सभी अलग अलग मोर्चों के अध्यक्षों को, जो पदाधिकारी मौजूद थे, उन्हें बताया गया क्या रणनीति आपको अपनानी है, क्या कैसे आपको जनता तक पहुंचना है, किसानों तक पहुंचना है, युवाओं तक पहुंचना है, महिलाओं तक पहुंचना है। और उसी के मद्देनजर आप समझें कि ताकि वोट जो 2024 के यहां से कंसोलिडेट किया जा सके। दरअसल कुछ लोकसभा ऐसी थी जहां पर पुनीत थोड़ा सा पीछे रह गई विधानसभा चुनाव में, लेकिन लोकसभा चुनाव में कोई कमी ना रह जाए, चूक ना रह जाए, इसलिए मोर्चों को अभी से जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। प्रशांत हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे और बात अगली खबर की करते हैं। एक और बैठक दरअसल बीजेपी की हुई और ये जो जिस बैठक के बारे में खबर बता रहे थे, इसके पहले ये बैठक हुई। बीजेपी की बड़ी बैठक बुलाई गई थी जिसमें विधानसभा में हारे हुए प्रत्याशियों के साथ मंथन हुआ, लेकिन बीजेपी के कई सारे दिग्गज नेता इस बैठक में पहुंचे ही नहीं। इसको लेकर अब जाहिर सी बात है कि कांग्रेस हमलावर हो गई है। भोपाल में बीजेपी दफ्तर में बैठक बुलाई गई जिसमें विधानसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशी शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की अगुवाई में हार पर मंथन किया गया। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर जीत की रणनीति पर विचार किया गया। जो 51% वोट का जो हमारा संकल्प था, हम विधानसभा में हमने उसको पूरा करने का प्रयास किया है। आगामी आने वाले लोकसभा के चुनाव में हम हर उस विधानसभा को भी जीते। हम पिछले लोकसभा में भी जीते, लेकिन आगामी आने वाले समय में प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले लोकसभा के चुनाव में इतिहास बनाएंगे। तो उन सभी कार्यकर्ताओं ने भी एक बड़े मन के साथ अपनी तैयारी प्रारंभ कर। इस बैठक में शामिल हुए सांसद गणेश सिंह खुद की कमी से हार मिलने की बात कहते नजर आए, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कह डाला कि तैयारी के लिए समय भी कम मिला था।
देखिए क्या है, चुनाव की अलग अलग विधानसभा की अलग अलग रणनीति होती है, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। और कभी मैं तो मानता हूं कि मेरे चुनाव में तो मेरी ही कुछ कमी रह गई, क्योंकि अचानक विधानसभा के चुनाव लड़ने का आदेश हुआ और वो शहरी विधानसभा क्षेत्र है। स्वाभाविक है, हर कोई चाहता कि मेरे घर आए, मेरे पास आए, और समय चूंकि कम था, मैं मानता हूं कि अपनी ही कमी के कारण थोड़ा सा वोटों से पीछे रह गए, और कोई दूसरा कारण नहीं। बीजेपी की बैठक की खास बात ये रही कि कई हारे हुए दिग्गज इस बैठक में पहुंचे ही नहीं। मसलन नरोत्तम मिश्रा, फग्गन सिंह कुलस्ते, महेंद्र सिंह सिसोदिया और अरविंद भदौरिया बैठक में आए ही नहीं। दिग्गजों के शामिल न होने पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा कि ये बताता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस पर बेतुका बयान देने के आरोप लगा दिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अंतरकला अब साफ सड़कों पे आ रही है, जनता के सामने आ रही है। जो हारे हैं वो कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि हरवाया गया है उनको, और जो हारे हुए हैं वो नाराज भी हैं बीजेपी के संगठन से। ये अंतरकला, ये गुटबाजी, विभागों का आवंटन न होना, मंत्रिमंडल का बिना सर पैर के होना, ये सारी चीजें बता रही है कि मध्य प्रदेश की जनता ने जनादेश तो दिया था, लेकिन वो जनादेश जो हड़पा गया है, उसके बाद जो हालात बने हुए हैं वह समंजस के हैं। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जगह इस तरह के उलझुल बयान में ज्यादा समय देना लग रहा है। ये वही नेता है जो कुछ समय पहले कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बना देखना चाह रहे थे, जल्दबाजी में पोस्टर भी लगा दिए थे, और जब परिणाम आए तो यही गायब हो गए। तो अब को तो इनको मुझे लगता है मंथन करना चाहिए, और ये हल्की बातें करना कांग्रेस पार्टी बंद करे, क्योंकि चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का तो गठन हो गया, लेकिन मंत्रियों के विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ। इसे कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया। कांग्रेस ने जल्द ही मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर लेटर भी लिख डाला, तो बीजेपी ने कांग्रेस को चिंता न करने की नसीहत दे डाली। मध्य प्रदेश को नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मिल चुके हैं, और मोहन की टीम यानी कि मंत्रिमंडल भी मिल चुका है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा अलबत्ता अभी नहीं किया गया। इसे लेकर कांग्रेस मीडिया विभाग उपाध्यक्ष अब्बास हफीज ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को खत लिख डाला है। इस खत में लिखा गया है कि 1 महीना होने को आया, लेकिन मंत्रियों के पास ना तो कोई विभाग है और ना ही जिले का कोई प्रभारी मंत्री है। कांग्रेस ने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर जल्द ही मंत्रिमंडल गठन करने की मांग रखी है। इस खत को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि जल्द ही विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। ये बेचैनी कांग्रेस को है, भारतीय जनता पार्टी को कोई बेचैनी नहीं है। आराम से सब काम चल रहा है, अच्छा खासा बहुमत मिला है, प्रदेश अच्छा चल रहा है हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। वो भी कह रहे सब दिल्ली से तय कर रहे हैं, भोपाल में कुछ नहीं कर रहे हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, विभाग तय करना, वही तय कर रहे हैं, वही करेंगे। वहीं सांसद के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है और कहा है कि नुकसान कांग्रेस का नहीं जनता का हो रहा है, और इसी वजह से कांग्रेस बेचैन है। हम इसलिए बेचैन हैं क्योंकि हम मध्य प्रदेश का विपक्ष हैं। मध्य प्रदेश की जनता की चिंता करना हमारा नैतिक अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। और आज की तारीख में जिस तरह से कैबिनेट का विस्तार होने के बावजूद भी कोई विभागों का आवंटन नहीं हो रहा है, मध्य प्रदेश के सारे जिले अनाथों की तरह हैं। आज प्रभारी मंत्री के बिना जनता परेशान हो रही है। बीजेपी बोली लगवा रही है कि कौन सा विभाग किसको मिलेगा। मलाईदार विभाग और मलाईदार जिलों के चक्कर के अंदर आवंटन जो रुका हुआ है, उससे नुकसान किसका हो रहा है? जनता का हो रहा है। मंत्रियों के विभाग बंटवारे पर कांग्रेस एक तरफ सवाल उठा रही है, लेकिन कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी ये कहकर खारिज कर दे रही है कि ये तो सीएम का विशेषाधिकार है। हालांकि जानकारों का कहना है कि दिग्गजों के मंत्रिमंडल में शामिल होने के कारण ही बीजेपी को विभाग बंटवारे में मंथन पर मजबूर होना पड़ा है, और देरी की वजह भी शायद यही हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कैलाश विजयवर्गीय ने मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंप दिया। दरअसल हाल ही में मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए, इसमें विधायक भी चुने गए, फिर मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। कैलाश विजयवर्गीय को कैबिनेट मंत्री
की शपथ भी दिला दी गई और नई जिम्मेदारी मिलने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने महासचिव पद से यह कहते हुए इस्तीफा दिया है कि संगठन में यह साफ तौर पर कहा गया है कि एक व्यक्ति एक पद, और इसीलिए वो एक पद पर रहेंगे। तो कैलाश विजयवर्गीय ने इस्तीफा दे दिया है। जेपी नड्डा को अपना इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है। महासचिव पद से अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की कैलाश विजयवर्गीय ने इसको लेकर एक सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि हमारी पार्टी के सिद्धांत है कि एक व्यक्ति एक पद, और इसके अनुसार महासचिव पद से उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब वो डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं। चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की करते हैं बात, जिन्होंने राम मंदिर पर सैम पित्रोदा के बयान पर जमकर प्रहार किया। सिंधिया ने कहा कि राम का विरोध करने वालों की धर्म में आस्था नहीं है और भारत को नीचा दिखाने वाले को जनता जवाब भी दे रही है। एक आपने एनआरआई की बात करी तो एक कांग्रेस के एनआरआई हैं जिनका नाम है सैम पित्रोदा। उनका कहना है कि पूरा देश राम मंदिर पर अटक गया है। प्रधानमंत्री मोदी ज्यादा समय अपना मंदिरों में बिता रहे हैं पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए, और वो इसको देखकर बहुत परेशान है। उनका बयान आया है लेटेस्ट। तो कांग्रेस के लोग तो परेशान होंगे ही, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अटूट विश्वास भारत की धार्मिक शक्ति में है, भारत की आध्यात्मिक शक्ति में है, और दूसरे तरफ जी धार्मिक पर्यटक हैं जो केवल चुनाव के समय में एक मंदिर से दूसरे मंदिर में मन्नत मांगने पहुंच जाते हैं जी। तो भगवान भी जानते हैं कि कौन सच्चा श्रद्धालु है और कौन नकली है। इधर गुना की बात कर लेते हैं, जहां पर गुना में जो बस हादसा हुआ, इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बस और डंपर चालक दोनों पर केस दर्ज किया गया है। बस मालिक भानु प्रताप पर भी केस दर्ज किया गया है। भानु प्रताप सिंह सिकरवार नामजद आरोपी है। कई धाराओं में उस पर केस दर्ज किया गया है। हादसे में मारे गए 13 लोगों की पहचान भी अभी नहीं हो पाई है और ऐसे में जिला प्रशासन सभी को गुमशुदा ही मान रहा है। मृतकों की सूची जारी की गई है और अब डीएनए से ही इनकी शिनाख्त हो पाएगी। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बस हादसे में पहली एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इस मामले में डंपर चालक जिस डंपर से टक्कर हुई थी, डंपर चालक पर एफआईआर हुई है, बस चालक पर भी एफआईआर हुई है और इसके अलावा बस के मालिक भानु प्रताप सिंह पर भी केस दर्ज कर लिया गया। भानु प्रताप सिंह सिकरवार पूरा नाम है, ये नामजद आरोपी है। कई धाराओं में इस पर केस दर्ज किया गया है और हादसा जो हुआ इसमें 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। वासु हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उन्हीं से ज्यादा जानकारी लेते हैं। वासु, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, अपडेट क्या आ रहा है? वासु हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि सभी जो लोग इस हादसे में हताहत हुए, जो मारे गए हैं, इनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और ऐसे में सभी को गुमशुदा जिला प्रशासन मान रहा है। मृतकों की सूची जरूर जारी की गई, लेकिन गुमशुदा मानकर यह प्रशासन जो है अब इनके डीएनए सैंपल जो होंगे उससे इनकी शिनाख्त हो पाएगी। बता दें कि ये यात्री बस जो है ये गुना से आरोन की तरफ जा रही थी और इसमें करीब 30 सवारियों के आसपास लोग बैठे हुए थे। कई लोग इसमें झुलस गए, कई लोग बाहर निकल आए, उनको अस्पताल में भेजा गया, इलाज चल रहा है, लेकिन कई लोग इसमें निकल नहीं पाए और वो जो है इसी बस के अग्निकांड में वे जलकर राख हो गए। वासु हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं इस खबर पर। वासु, क्या अपडेट आ रहा है इस बड़ी खबर को लेकर आपके पास? कल से यह हादसा हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाइयों का जो दौर है वो जारी है। तमाम बड़े अधिकारियों को हटाया गया, उसके बाद अब नामजद जो एफआईआर है वो दर्ज हो गई है और ये बताया जा रहा है कि जो संचालक थे, बस के ऑपरेटर थे, उनके खिलाफ ये पूरा मामला जो है वो दर्ज किया गया है और इसके साथ ही
जो पूछताछ का सिलसिला है वो भी अब आने वाले समय में जारी रहेगा, वो भी आने वाले समय में चलेगा। लेकिन बहुत दुखद बात यह है कि जो 13 लोग मृतक हैं इस पूरे हादसे में, उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से उनके जो परिजन है वो अब काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका सब्र का बांध जो है वो टूट रहा है, क्योंकि 24 घंटे होने को आ रहे हैं हादसे के और वो लोग 24 घंटे से लगातार हॉस्पिटल में के परिसर में बैठे हुए हैं। कल पूरी रात भी उन्होंने ऐसे ही बताई है। डीएनए सैंपलिंग के जरिए ही पहचान हो पाएगी, क्योंकि जिस तरीके का हादसा हुआ बस आग का गोला बन गई और जो शव वहां से बरामद किए गए उनकी पहचान कर पाना भी बहुत बिल्कुल जाहिर सी बात है। ऐसे में जो परिवार के लोग हैं वो तो परेशान होंगे ही, और इनकी परेशानी को कम यही किया जा सकता है कि तेजी कार्रवाई में लाने की बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखिएगा इस बड़ी खबर पर। बात अगली खबर की करते हैं। खंडवा से खबर। खंडवा में अग्निकांड सामने आया और इसको लेकर प्रशासन अब एक्शन में नजर आ रहा है। आरोपी राजेश उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर अवैध रूप से गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण का आरोप है। 100 गैस सिलेंडर इसने यहां पर भंडारित करके रखे थे। पुलिस ने कई धाराओं में राजेश के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राजेश ने खुद को हालांकि बेकसूर बताया है। उधर मामले में फूड इंस्पेक्टर के खिलाफ भी जांच चल रही है। कलेक्टर ने दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की बात भी कह डाली है। एजेंसी के टैंक क्या आप सप्लाई करते थे? क्यों लोगों की जान, इतने सारे लोगों की जान को अपने सांसद में जान गई है, मेरे परिवार जुट जाए। नहीं तो आपके लोगों को तो बड़ी वो करा ना, लोगों के जान से तो खिलवाड़ किया। चलिए बढ़ते आगे और भोपाल में चोरों के आतंक की बात करते हैं। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर चोरी हो गई। बाइक लेकर चोर फरार हो गए यहां से और चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद भी हुई है। ऑफिस में एक तरफ बैठक चल रही थी और दूसरी तरफ ऑफिस के बाहर ही चोरी की वारदात को चोर अंजाम दे रहा था। सीसीटीवी फुटेज भी यहां पर नजर आया। देखिए ये तस्वीर जो है बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रही है कि अंदर कुछ लोग मौजूद थे, बैठक चल रही थी और जो लोग ये इस दोपहिया वाहन से आए थे, इन्हीं में से एक शख्स की बाइक को यहां से चुराकर चोर फरार हो जाता है। कितनी आसानी से ये चोरी की वारदात अंजाम दे दी जाती है और वो भी बीजेपी दफ्तर, जिसकी सरकार है प्रदेश में, बीजेपी दफ्तर के बाहर ये चोरी की वारदात हो रही है। इससे आप समझ लीजिए कि चोर जो हैं वो भोपाल में कैसे उनका आतंक फैला हुआ है। कहा जाता है कि मौत कभी कहकर नहीं आती, कई बार अचानक आती है। इंदौर में कुछ ऐसी ही घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। चंदन नगर का मामला है, जहां पर एक पेंटर को साइलेंट अटैक आया और वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीसीटीवी में यह पूरी घटना कैद हुई है। चंदन नगर में एक पेंटर, देखिए उसको अचानक से वो बैठा रहता है, काम कर रहा होता है, अचानक से फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है और जब तक लोग तुरंत आ जाते हालांकि, लेकिन साइलेंट अटैक आया था और तब तक उसकी जान जा चुकी थी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाईस जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसे लेकर देश भर से बड़ी संख्या में लोग अयोध्या की तरफ कूच कर चुके हैं। इसी को लेकर मुंबई की मुस्लिम युवती शबनम शेख मुंबई से अयोध्या के लिए अपने साथियों रमन राज शर्मा और विनीत पांडे के साथ पैदल निकल पड़ी हैं। इन्हें पुलिस प्रोटेक्शन भी मिली है। शबनम का कहना है कि उन्हें मुस्लिम होने पर गर्व है। अपनी यात्रा को लेकर वो कहती हैं कि लड़की भी पैदल यात्रा कर सकती हैं, ये दिखाने के लिए कि वो यात्रा पर निकली हैं। शबनम का कहना है कि भगवान राम तो सबके हैं। राम जी को याद करने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं, एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की उद्देश्य यही है कि लड़के कर सकते हैं पद यात्रा, तो लड़की क्यों नहीं। सबसे पहले जब पता चला लोगों को कि अरे मैं पैदल यात्रा के लिए निकली, तो सबसे पहले सबका रिएक्शन ये था कि अरे तू तो लड़की है, इतना दूर तू जाएगी वो भी चल के। तो ये लोगों का जो भ्रम है ना कि लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती है, वो मुझे तोड़ना है। और दूसरा ये है कि देखिए, राम जी को मानने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, मैं भी मान सकती हूँ। एक अच्छा इंसान होना जरूरी है, दिल साफ होना जरूरी है। बस राम जी तो सबके है, पूरी भारत के ही नहीं है, पूरी दुनिया के राम जी है।
भारत की भावना और भव्यता का प्रतीक, करोड़ों हिंदुओं के साहस, संकल्प, संघर्ष और धैर्य का प्रमाण भगवान श्री राम का मंदिर मध्य प्रदेश की अयोध्या में भी बनकर तैयार हो गया है। सिर्फ फिनिशिंग का काम बाकी है। यह मंदिर अयोध्या कहे जाने वाली इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में बनाया गया है। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर कहलाता है, यह तो तमगा है ही, लेकिन इसके बाद अब सनातन का संदेश भी यह दे रहा है। वेस्ट टू आर्ट का इससे बेहतर उदाहरण कुछ हो नहीं सकता। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोग मिथिलेश कुमार गुप्ता दे रहे हैं। ये साहस, संघर्ष, संकल्प और धैर्य का प्रतीक, हमारी भावना और भव्यता का प्रमाण भगवान श्री राम मंदिर इंदौर के अयोध्या में बनकर तैयार हो चुका है। और हालांकि इंदौर की विधानसभा क्षेत्र 4 को मध्य प्रदेश का अयोध्या कहा जाता है। विश्राम बाग के अंदर ये पूरा जो मंदिर है वो तैयार किया गया है। और सबसे खास बात है 21 टन लोहे का जो स्क्रैप है, जो आयरन है, उससे इस मंदिर को बनाया गया है। बिल्कुल जिस तरीके से अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, ठीक वैसा ही प्रतिकृति इंदौर में भी तैयार किया गया है। बंसी पहाड़पुर का जो पत्थर है जो इस्तेमाल किया जा रहा है अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण के लिए, ठीक वैसा ही कलर यहाँ पर तैयार किया जाएगा। जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो लगेगा कि आप अयोध्या पहुँच चुके हैं। और ये अयोध्या की हम खूबसूरत तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। वेस्ट टू आर्ट जिसका पूरे देश में फेमस है, स्वच्छता में देश में नंबर 1 है। हमने प्रयास करके संकल्प लेकर पिछले 4 महीनों में इंदौर के आयरन स्क्रैप से, लोह अपशिष्ट से भगवान श्री राम का मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है उसकी प्रतिकृति बनाने का काम किया है। लगभग 4 महीने में 15 से 20 कलाकारों ने मेहनत करके इसको तैयार किया है। तो 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। और ऐसे ही कुछ उत्साही युवक बैतूल से अयोध्या तक की पदयात्रा पर रवाना हुए। बैतूल के 3 युवक अपने साथ 103 पवित्र नदियों का जल, 1341 गांवों की मिट्टी, एक धर्म ध्वजा और राष्ट्र ध्वज लेकर बैतूल से अयोध्या पैदल जा रहे हैं। 20 दिनों की इस यात्रा को पूरा करके तीनों युवक श्री राम मंदिर ट्रस्ट को पवित्र नदियों का जल और मिट्टी सौंपेंगे। बैतूल के जनप्रतिनिधियों और लोगों ने तीनों युवकों को शुभकामनाएं देकर बैतूल से विदा किया है। पदयात्रा जा रहे हैं और साथ में हमारे साथ में 103 नदियों का कास्ती सहित जल है, 1341 गांव की मिट्टी है, एक धर्म ध्वज है और एक देश का ध्वज। 2 ध्वज लेकर के हम जा रहे हैं क्योंकि हमने हिंदुत्व की 500 वर्ष की लड़ाई हमने जीती है, इसलिए हम लोग यहाँ से पदयात्रा 4 लोग। और आइए देखते हैं खबरों का 2020।